बात है। पहले आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं और परंपरागत सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के बीच का संबंध माना जाता था। अब उसे सामाजिक आर्थिक परिधियों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अन्योन्याक्रियात्मक संबंध के रूप में देखा जाने लगा। तो पहले जो कोर पेरिफेरी का जो रिलेशन था वह परंपरागत था, उसको सामाजिक आर्थिक या सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के में देखा जाता था। अब जो है वह इकोनॉमिक्स, मतलब सेंट्रल इकोनॉमिक और स्टेट इकोनॉमिक के रूप में देखा जाने लगा। दूसरा ये था कि चूंकि राजनीति की मुख्य संस्थाएं जैसे राजनीतिक दल, विधायिका ने अब इस प्रक्रिया के प्रति अनुक्रिया करने की पहल खो दी थी। पहले अगर बाहर से कोई क्राइसिस होती थी तो लेजिस्लेशन और जो पॉलिटिकल पार्टी थे वो रिएक्ट करते थे, वो उस क्राइसिस का जवाब देते थे। कहीं ना कहीं अब जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है वो अपने आप को इससे दूर करते चले गए। तीसरी बात जो वो कहते हैं कि यह धारणा भी बदली जानी चाहिए कि भारतीय व्यवस्था बहुलताओं का एक जमावड़ा भर है। हालांकि यह सच है कि परंपरागत सांस्कृतिक तत्वों को सामाजिक आर्थिक विविधीकरण में लगी सेकुलरवाद, सेकुलरिज्म की बात हो रही है, जैसी ताकतें समाज के आधार में सक्रिय हैं और इस बदलाव में मध्यस्थ की भूमिका के रूप में राजनीति के तहत गुंजाइश अभी बची हुई है। फिर भी यह नहीं भूलना चाहिए कि सामाजिक संरचनागत बदलावों से निकलती ताकतें राजनीतिक प्रणाली को भी तोड़ सकने की ताकत रखती हैं। तो जो न्यू इमर्जेंस है, जो न्यू ग्रुप्स हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम में अपना हस्तक्षेप ढूंढने की कोशिश की। आगे वो कहते हैं चौथी बात, चौथा जो डायनेमिक्स है उसका, कि सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिताएं सत्ता में हिस्सेदारी के लिए आपस में होड़ करते और टकराते हुए अपने अंदर आर्थिक रूप से विभेदीकृत हो जाती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इसमें आइडेंटिटी की डायनेमिक्स की भी बात आती है कि सोशल और स्ट्रक्चरल जो आइडेंटिटीज़ हैं, सोशल और कल्चरल जो आइडेंटिटीज़ हैं, ये किस तरीके से सत्ता में, मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में अपनी हिस्सेदारी, अपना पार्टिसिपेशन ढूंढने के बीच में आपस में भी इंटर एंड इंट्रा कन्फ्लिक्ट के साथ साथ ये एक इकोनॉमिक ऑटोनॉमी, जो इकोनॉमिक ग्रुप के रूप में भी अपने आप को कन्वर्ट कर रही थी। संस्थागत राजनीति के माध्यम से वंचित ये दावे अक्सर स्वयं को सीधी कार्रवाई के जरिए व्यक्त करते हैं। इससे स्थापित राजनीतिक प्राधिकार को वैधता मिलने की प्रक्रिया का क्षय होता है। तो कहीं ना कहीं जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो वो आप देख सकते हैं कि जो लेजिटिमेसी है उसको कहीं ना कहीं चैलेंज करती है। तो इन सारे डिस्कशन के बाद वो ये ज़रूर कहते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस तरीके से अपने आप को मैच करे, अगर जो सोशियो इकोनॉमिक डायनेमिक्स है, जो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हैं, उसके जो इनपुट्स हैं, अगर पॉलिटिकल सिस्टम उसको डिलीवर नहीं करेगा, उसको आंसर नहीं करेगा, तो ये जो चीज़ें हैं ये क्राइसिस है। यह अध्याय लिखी गई थी 1970 के बाद के स्थितियों को लिए, लेकिन अगर हम इसे आज भी देखें तो कहीं ना कहीं जो हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या डिलीवर करता है, पॉलिटिकल सिस्टम किसके लिए काम करता है, या पॉलिटिकल सिस्टम जो है उससे कॉमन इंडिविजुअल को क्या लाभ होते हैं, तो इन सारी बातों का जवाब, इन सारे प्रश्नों का जवाब भी हम ढूंढ सकते हैं। और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम के लिए भी एक तरीके से गाइडलाइन जैसा है ये चैप्टर, कि जो सोसाइटी के और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स के, कल्चर्स के जो चेंजेस हैं, जो आइडेंटिटीज़ हैं, उन्हें किस तरीके से एक्सेप्ट करना है, किस तरीके से उसको एकोमोडेट करना है पॉलिटिकल लीडरशिप को, किस तरीके से उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा किस तरीके से उसको आइडियोलॉजिकली ठीक करते हुए उसको डिलीवर करना है। यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जैसा अध्याय हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग इस पे जो आगे इसके अध्याय हैं उसको देखेंगे, और फिर लास्ट में हम एक बार पूरे पुस्तक की समीक्षात्मक एक वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ये पुस्तक जो है लोकतंत्र के किन किन डायनेमिक्स को पकड़ती है, और कैसे इसका जो अध्ययन है राजनीतिक, अगर हम कहें भारत के राजनीतिक इतिहास को समझने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, या हम ये देखें कि जो कंटेम्प्रेरी डायनेमिक्स हैं उसमें ये किस तरीके से एक यंत्र के रूप में हमें उपयोग में इसको हम ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।